आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने बताया था और आप लोगों ने ऐसा कहा था हमसे कि सर जितने भी टॉपिक्स हो गए इंग्लिश ग्रामर के अभी तक, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसके ऊपर आप एक ऐसा वीडियो लेके आइए जिसमें सर तीनों टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से अगर हम लोग करते जाएंगे तो हम लोगों की तैयारी अच्छे लेवल की होती जाएगी। कंसेप्ट करने के साथ साथ और कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कभी बोर्ड परीक्षा में आए हों या बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हो, मतलब कुल मिला के आपके कहने का जो मतलब था, सारांश था, वो ये था कि तीनों टॉपिक्स का एक जगह अगर एक साथ फिर से कोई मिक्स क्वेश्चन हो जाता जिसमें कुछ पार्टिसिपल के क्वेश्चन रहते, कुछ इन्फिनेटिव के रहते, कुछ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रहते, तो हम लोग थोड़ा अपने आप को जज भी कर पाते और हमारी प्रैक्टिस भी थोड़ी अच्छी आती। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो सेशन है वो मिक्स वाला सेशन है, मिक्स क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग सभी के अंतर्गत जितने भी नियम पढ़े हैं कुछ कुछ सेंटेंसेस लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप लोग अपने से उसका आंसर बताइएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर आप देखिएगा उसका सही आंसर क्या। अगर आप सही लगा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं सेंटेंसेस को, तो इसका मतलब आप सिंथेसिस को एक सही दिशा में पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। तो आज की क्लास को हम लोग बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। और आप लोग देख भी रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आप लोग ऐसे नोट्स कोई अलग से बना लीजिएगा जिसपे जब कभी भी ऐसा मिक्स क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आप उसको लिखते जाइएगा और उस पर आप देखिएगा आपके कितने सेंटेंस सही हो रहे हैं। तो आज का हम लोग सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से सब लोग देखेंगे। पहला सेंटेंस है ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। और दूसरा सेंटेंस है ही विश्ड टू सी, ही विश्ड टू सी, ही विश्ड टू सी द प्राइम मिनिस्टर, ही विश्ड टू सी द प्राइम मिनिस्टर, ही विश्ड टू सी द प्राइम मिनिस्टर। अब आपको इन दोनों वाक्यों का सिंथेसिस करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो, तसल्ली से हमारी बातों को आप सुनेंगे तो इसको बना लेंगे। चलो सबसे पहले अर्थ निकालेंगे। ही वेंट टू दिल्ली मीन्स वह दिल्ली गया लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष। करा ही विश्ड, उसने इच्छा व्यक्त की या उसने इच्छा प्रकट की, टू सी देखने की, द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री को। करा वह पिछले वर्ष करा दिल्ली गया और उसने प्रधानमंत्री से मिलने की या प्रधानमंत्री को देखने की इच्छा प्रकट की। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से बनाने जाएं तो वह पिछले साल दिल्ली क्यों गया, आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी इच्छा थी, उसका उद्देश्य था कि वह क्या कर पाता, वह प्रधानमंत्री जी से मिल पाता या उनको देख पाता। तो हम इसको चाहे इन्फिनेटिव से आसानी से बना सकते हैं, तो हो जाएगा ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर टू सी द प्राइम मिनिस्टर, टू सी द प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया। हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं और ध्यान से हम लोग समझते जाते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई सैट डाउन टू, आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल। आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। और दूसरा है आई वाज वर्किंग, आई वाज वर्किंग इन द फील्ड, आई वाज वर्किंग इन द फील्ड। सब लोग ध्यान समझेंगे। करा आई सैट डाउन मतलब मैं बैठ गया, टू टेक रेस्ट मीन्स आराम करने के लिए, फॉर ए वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए। आई वाज वर्किंग मैं काम कर रहा था, इन द फील्ड मतलब अपने मैदान में, अपने खेत पे। कह रहा मैं अपने खेत पर कार्य कर रहा था, कह रहा मैं एक क्षण आराम करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वह क्या है, समान है, और कारण परिणाम का संबंध दिखाई दे रहा है कि वह एक क्षण के लिए आराम करने के लिए बैठ गया क्योंकि वह क्या कर रहा था, जो खेत था उसका, उसमें फील्ड में वह क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो यहाँ हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें इन दोनों वाक्यों को, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट, एक क्षण के लिए वह क्या कर गया, आराम करने के लिए बैठ गया। और इस वाले सेंटेंस में हमें रीजन दिखाई दे रहा है क्योंकि रीजन ये था कि वो अपने खेत में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है और रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा था। हम लोग इसको बनाएंगे
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमें वाज का प्रयोग तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाज का प्रयोग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें अलग से वर्किंग दिखाई दे रहा है, या वर्किंग अलग से फाइनाइट वर्ब है। और अगर हमें वर्किंग अलग से फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रही है तो हम लोग इस सेंटेंस को जब बनाने जाएंगे तो पार्टिसिपल का यूज़ तो करेंगे, लेकिन कारण के साथ परिणाम दिखाई देने की कंडीशन में और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे फाइनाइट वर्ब अलग से मिलने की कंडीशन में हम लोग इसको क्या करेंगे। वैसे एक्चुअली इस वाले जो यहाँ दूसरा सेंटेंस लिखा गया है आई वाज वर्किंग इन द फील्ड, यहाँ पे होना चाहिए था वर्किंग के जगह वर्कड, आई वाज वर्कड, आई वाज वर्कड। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो ये इनफॉर्मल पैसिव वॉइस की तरह काम करने लगेगा, वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग नॉर्मली बना लेंगे, हैविंग बीन वर्कड in the field, having been worked in the field, having been worked in the field, having been worked in the field, और फिर कामा लगा देंगे I sat down, I sat down to take rest, to take rest for a while। तो इन दोनों सेंटेंस को इस प्रकार से हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था, आप लोग उसको सही से बना लेंगे तो हो जाएगा आई वाज वर्क इन द फील्ड, मैं क्या कर रहा था, मैदान में कार्य कर रहा था। करा आई सैट डाउन टू टेक रेस्ट फॉर ए व्हाइल, और मैं एक क्षण के लिए क्या किया, आराम करने के लिए बैठ गया। तो हम लोग हैविंग से बना देंगे और कारण परिणाम का संबंध भी है, और हम लोगों को यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन भी मिल रही है, क्योंकि जब वो काम कर रहा था या काम कर चुका था और उसके बाद वो आराम करने के लिए बैठा होगा, तो काम करने और आराम करने के बीच में दोनों में थोड़ा गैपिंग रही होगी, तो इसको हम लोग आराम से परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस हमारा योर क्लासमेट अराइव्ड, योर क्लासमेट अराइव्ड, योर क्लासमेट अराइव्ड। और दूसरा है यू आर वेरी प्लीज्ड, यू आर वेरी प्लीज्ड, यू आर वेरी प्लीज्ड। करा योर मतलब आप लोगों का, क्लासमेट मतलब आपके साथ जो पढ़ने वाला सहपाठी है। करा अराइव्ड मतलब आया। करा यू आर वेरी प्लीज्ड, करा तुम लोग बहुत प्रसन्न थे। यू मतलब तुम लोग, वर मीन्स थे, वर में वेरी मतलब बहुत, प्लीड मतलब क्या, प्रसन्न। करा तुम लोग बहुत प्रसन्न थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे, योर क्लासमेट अराइव्ड यू आर वेरी प्लीज्ड। तो हम लोग लिखेंगे इसको, हम लोग ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे वाज वर हमें दिखाई दे रहा है, और वाज वर के साथ यहाँ पे जो वर प्लीज्ड है, यहाँ पे दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहे हैं। और हमें वर्ब के साथ, वर्ब की जो मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमें मेन वर्ब है प्लीज माने प्रसन्न होना, यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, उसकी थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। जबकि ये वाला जो सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट में लिखा गया है, ये वाला सिंपल पास्ट में है, और ये वाला है जो वो लिखा गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो यह पैसिव वॉइस की तरह यूज किया गया था। हम लोग इसको लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको बड़े आसानी से, हैविंग 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 अराइव्ड, having arrived, having arrived your classmate, having arrived your classmate, having arrived your classmate, you were very pleased, you were very pleased। अब यहाँ पे योर क्लासमेट अराइव्ड यू आर वेरी प्लीज्ड, हम लोग वहाँ पे उसको पैसिव वॉइस केस में इसलिए नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इस वाले को हम लोग पैसिव वॉइस केस में देख रहे हैं, लेकिन इसको हम बनाते वक्त इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो कारण दिखाई दे रहा है वो वाला किस में लिखा गया, वह सिंपल पार्ट में लिखा गया है। और जो कारण बताता है बेसिकली हम लोग चेंज उस वाले सेंटेंस में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारण बताने वाला योर क्लासमेट अराइव्ड है, तो हम लोग रीजन वाले को देख रहे हैं, यह एक्टिव वॉइस केस में लिखा गया, और यह एक्टिव वॉइस केस में लिखे जाने के कारण हम लोग हैविंग लगा रहे हैं, और उसके साथ क्या लगा रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो हैविंग अराइव्ड योर क्लासमेट, हैविंग अराइव्ड योर क्लासमेट, और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड यू आर वेरी प्लीज्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स
द ट्रूथ, ही स्पीक्स द ट्रूथ। और दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो पहले सेंटेंस को देखिए, कह रहा ही मतलब वह स्पीक्स बोलता है, द ट्रूथ मतलब सत्य, कह रहा वह सत्य बोलता है, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ, वो ही मतलब वह इज नॉट नहीं होता, अफ्रेड ऑफ भयभीत, ऑफ इट मतलब इस बात को लेकर, कह रहा वह सत्य बोलता है, कह रहा है कि वह इस बात को लेकर भयभीत नहीं होता है। पहला सेंटेंस का मतलब हो गया वह सत्य बोलता है, और दूसरे का मतलब हो गया वह इसे लेकर भयभीत नहीं होता। किस बात को लेके कि वह सत्य बोलता है, इस बात को लेके वह कभी भी क्या नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है। तो हम लोग इसको अगर बनाएं तो हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट क्या है वह एक समान है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। और हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कारण परिणाम का भी संबंध दिखाई दे रहा है, कि कह रहा है कि क्योंकि वह सत्य बोलता है, तो कह रहा है इस बात का परिणाम है कि ये नहीं कि वो उसके कारण डर जाए, कह रहा है कि वह सत्य बोलने के कारण कह रहा है कभी भयभीत नहीं होता है। तो कारण क्या है, सत्य बोलना, परिणाम क्या है, भयभीत नहीं होता है क्योंकि वह सत्य पे होता है। तो हम लोग अगर इसको बनाएं आसानी से, अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे, हैविंग, और यहाँ पे हम लोग इसको हैविंग से लिख के और इसको आसानी से बना सकते हैं, हैविंग स्पोकन द ट्रुथ, सत्य बोल करके ही इज नॉट afraid of it, he is not afraid of it। having spoken the truth यानी सत्य को बोलने के कारण से या सत्य को बोल करके, करा ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, करा वैसे लेकर भयभीत नहीं होता है या डरा हुआ अपने आप को नहीं महसूस करता है। तो ये वाला सेंटेंस हो गया, इसको हम लोग आसानी से सिंथेसाइज कर दिए। हम लोग कुछ और अच्छे सेंटेंस इसी प्रकार के लेते हैं और हम लोगों की कॉमन प्रैक्टिस होती जाएगी। अगला सेंटेंस है पोटैटोज आर वेरी बैड दिस ईयर, पोटैटोज आर वेरी बैड दिस ईयर, पोटैटोज आर वेरी बैड दिस ईयर। और दूसरा सेंटेंस है द प्राइसेस ऑफ पोटैटोज, the prices of potatoes will rise, तो हम लोग इस सेंटेंस को लेते हैं, करा पोटैटोज, करा जो आलू है यार वेरी बैड, करा बहुत बेकार है, दिस ईयर मतलब इस वर्ष, करा द प्राइसेस ऑफ पोटैटोज मतलब जो आलू के दाम है, विल राइज मतलब क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो हम लोग नॉर्मली इसको बना देंगे हो जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग देख रहे हैं पहले वाले वाक्य में पोटैटोज आर वेरी बैड दिस ईयर। अब इसमें कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कारण होता है वहीं पे हम लोग चेंजिंग करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं पोटैटोज है, फिर आर है, आर मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अलग से कोई फाइनाइट वर्ब दिख नहीं रही है। और जब वर्ब नहीं दिख रही है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। ई जा रहे हैं वाजवर आता है तो हम लोग बीइंग लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। सबसे पहले पोटैटोज, क्योंकि हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से इसे बना दे रहे हैं, पोटैटोज बीइंग वेरी बैड दिस ईयर, पोटैटोज बीइंग वेरी बैड दिस ईयर, कामा द प्राइसेस ऑफ पोटैटोज, विल राइज। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले वाक्य में पोटैटोज इसका सब्जेक्ट है और दूसरे वाले वाक्य में प्राइसेस सब्जेक्ट है। तो हम लोगों के दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। और जब वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो हम लोग जानते हैं उसको हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं और एक और सेंटेंस लेते हैं। और अगला सेंटेंस हमारा You were not present in the house. 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 और दूसरा सेंटेंस, I left a message with your brother. I left a message. I left a message with your brother.
ध्यान से लोग सुने। करा यू मतलब तुम या आप कह लो, वर नॉट प्रेजेंट मतलब उपस्थित नहीं थे। करा इन द हाउस मतलब घर में। करा तुम घर में उपस्थित नहीं थे। आई लेफ्ट ए मैसेज। करा मैंने एक संदेश छोड़ा विथ योर ब्रदर मतलब आपके भाई के पास। करा है कि क्योंकि तुम घर पे उपस्थित नहीं थे, करा इसलिए मैंने एक संदेश को तुम्हारे भाई के पास क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर हम लोग दोनों वाक्यों को देखें ध्यान से तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। और अब आपको पढ़ा चुके हैं जहाँ दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं वहाँ पे हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नॉर्मली प्रयोग कर देते हैं। और यहाँ पे हमें वर दिखाई दे रहा है, वर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें वर दिखाई दे रहा है, लेकिन वर के साथ हमें अलग से थर्ड फॉर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग पैसिव वॉइस केस नहीं ले सकते हैं। तो हो जाएगा, अगर इसको हम लोग बनाएं आसानी से तो हो जाएगा यू बीइंग नॉट प्रेजेंट इन द हाउस। कह रहा है तुम्हारे घर में उपस्थित न होने के कारण, कह रहा आई लेफ्ट ए मैसेज विथ योर ब्रदर तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें मिक्सअप में समझ में आ रही होंगी कि कुछ सेंटेंस ऐसे लिए गए हैं जो आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे आधारित दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपल पे हैं, कुछ इन्फिनेटिव पे हैं। तो हम लोग सारे प्रकार के सेंटेंसेस ले रहे हैं और अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना समझे हैं क्या हम लोग सेंटेंस बना पा रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास जो है सेंटेंस ये है कि दिया गया है यू कैन नॉट अफोर्ड ए कार। यू कैन नॉट अफोर्ड ए कार। और दूसरा सेंटेंस है यू आर टू पुअर। तो कह रहा है कि आप एक कार को अफोर्ड यानी एक कार के खर्च को वहन नहीं कर सकते हो। कह रहा है यू आर टू पुअर, कह रहा तुम आवश्यकता से अधिक क्या हो, बहुत आवश्यकता से अधिक क्या हो, गरीब हो। तो हम लोग इसको आराम से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना लेंगे। हम लोग सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि जब कैन नॉट और टू आता है एडवर्ब के साथ तो हम लोग उसको उसमें क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ आता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं। तो हो जाएगा सबसे पहले यू आर टू पुअर टू अफोर्ड ए कार। यू आर टू पुअर टू अफोर्ड ए कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है आई वांट टू अर्न माई लाइवलीहुड। आई वांट टू अर्न माई लाइवलीहुड। आई वांट टू अर्न माई लाइवलीहुड। और दूसरा है आई वर्क हार्ड फॉर दिस रीजन। आई वर्क हार्ड फॉर दिस रीजन। चलिए ध्यान समझिए सब लोग। आई मतलब मैं वांट चाहता हूं, टू अर्न कमाना, माई लाइवलीहुड मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड की हिंदी होती है आजीविका। तो कह रहा है कि मैं अपनी आजीविका कमाना चाहता हूं। आई वर्क हार्ड फॉर दिस रीजन। कह रहा आई वर्क हार्ड मैं कठिन परिश्रम करता हूं, फॉर दिस रीजन मतलब इस कारण से। तो अगर हम लोग इन दोनों को बनाना चाहें तो हम आपको हिंट भी बताए थे, अगर वांट शब्द आएगा तो हम लोग उसको आसानी से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई वांट टू अर्न माई लाइवलीहुड। हम लोग इसको इस प्रकार बदल के लिख देते हैं। पहले ये वाला सेंटेंस लिखते हैं, आई वर्क हार्ड टू अर्न माई लाइवलीहुड। इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे ना तो ये आसानी से इन्फिनेटिव द्वारा जुड़ जाएगा। सब लोग ध्यान से दोनों वाक्यों कर समझे। कर आई वांट टू अर्न माई लाइवलीहुड, कर मैं अपनी आजीविका कमाना चाहता हूँ। कर आई वर्क हार्ड फॉर दिस रीजन, मैं इस कारण से कठिन परिश्रम करता हूँ। तो जब हम लोग उस वाक्य को पहले लिख देंगे तो हमारा सिंथेसाइज आसानी से हो जाएगा। आई वर्क हार्ड मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, क्या करने के लिए, इसको हम लोग जोड़ देंगे टू अर्न माई लाइवलीहुड अपनी आजीविका को कमाने के लिए, अर्थात मैं अपनी आजीविका को कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता हूँ।
तो ये वाले दोनों सेंटेंस हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना लिए। तो हमारा जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जो नियम हम लोग पढ़े उसी के अनुसार हम लोग अपने वाक्यों को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अगला सेंटेंस है आई वांट टू एजुकेट माई ब्रदर। आई वांट टू एजुकेट माई ब्रदर। और दूसरा सेंटेंस है आई सेंड हिम टू अमेरिका। आई सेंड हिम टू अमेरिका। इसको भी हम लोग इन्फिनेटिव से बना सकते हैं बड़े आसानी से। कह रहा आई वांट टू एजुकेट माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई को शिक्षित करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। आई सेंड हिम टू अमेरिका, मैंने उसको अमेरिका भेज दिया। तो हो जाएगा आई सेंड माई ब्रदर, आई सेंड माई ब्रदर टू अमेरिका। आई सेंड माई ब्रदर टू अमेरिका, क्या करने के लिए, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए या शिक्षा दिलवाने के लिए या पढ़ाने के लिए। आई सेंड माई ब्रदर टू अमेरिका, टू क्या करने के लिए, एजुकेट। अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास ही लॉस्ट हिज फॉर्चून। ही लॉस्ट हिज फॉर्चून। ही लॉस्ट हिज फॉर्चून। और दूसरा सेंटेंस है ही इज नाउ ए बेगर। ही इज नाउ ए बेगर। सब लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे। कह रहा ही मतलब हुआ लास्ट, मतलब खो दिया। हिज मतलब अपने, फॉर्चून मतलब भाग्य को। कह रहा वो अपनी भाग्य को खो दिया। कह रहा ही इज नाउ अ बेगर। कह रहा ही मतलब वह इज है, नाउ अ बेगर मतलब एक भिखारी। यानी कोई व्यक्ति रहा होगा, उसके पास पहले बहुत सारा धन संपदा पैसा रहा होगा, लेकिन किसी कारणवश उसकी भाग्य क्या हो गई, उसकी तकदीर नसीब जो भी कर लो, कह रहा उसकी भाग्य थोड़ा बेकार हो गई, उसे रूठ गई। कह रहा उसके लिए सब कुछ अच्छा नहीं रहा आगे चल के। कह रहा ही इज नाउ अ बेगर। कह रहा और उसकी स्थिति इत्यादि खराब हो गई। कह रहा ही इज नाउ अ बेगर। कह रहा वो अब एक क्या है, भिखारी है। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वह क्या है, एक समान है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। वर्ब दोनों की अलग अलग है ही है। अब दोनों में कारण परिणाम का संबंध है, क्योंकि उसकी भाग क्या हो गई, बेकार हो गई। उसकी भाग उसका साथ नहीं दिया और वह क्या हो गया, परिणाम हुआ एक भिखारी हो गया। कारण परिणाम का भी संबंध, लेकिन दोनों होने में कुछ समय जरूर लगा होगा, इसीलिए हम लोग इसको बना लेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो हो जाएगा हैविंग लॉस्ट हिज fortune, having lost his fortune, comma he is now a beggar. He is now a beggar. तो हमारा सिंथेसाइज होके ये वाला सेंटेंस बन गया। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं और आप लोग मेहनत करते रहें, ध्यान से लोग सब बातें देखते रहें। अगला सेंटेंस है he heard a noise. He heard a noise और दूसरा he got up. पहले वाक्य का अर्थ है ही हर्ड ए नॉइज, उसने एक शोरगुल सुना। करा उसने शोरगुल सी आवाज सुनी। करा ही गॉट अप, वो उठ गया। अब जैसे ही वह आवाज सुना होगा, नॉर्मली बात यह है कि वह तुरंत उठ गया होगा। दोनों का सब्जेक्ट समान है, वर्ब अलग अलग है, कारण परिणाम का संबंध है। तो इसको हम लोग बना लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो हो जाएगा हियरिंग ए नॉइज कामा ही गॉट अप, कामा ही गॉट अप। इसको हम लोग किससे बना लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो उम्मीद कर रहे हैं जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती जा रही होंगी, वैसे वैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी अब बूस्ट होता होगा, क्योंकि आप देखते ही समझ पा रहे होंगे कि किस वाले सेंटेंस को किस विधि द्वारा हम लोग सिंथेसाइज आसानी से कर सकते हैं। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज ए वेरी बैड वेदर। इट इज ए वेरी बैड वेदर। दूसरा है बी, इट इज ए वेरी बैड वेदर। और दूसरा सेंटेंस है बी डू नॉट गो फॉर ए वॉक। तो करा इट इज ए वेरी बैड वेदर, करा यह एक बहुत बुरा मौसम है। करा बी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। फॉर ए वॉक मतलब टहलने के लिए। कह रहा है कि मौसम बहुत बेकार है, इसे हम लोग टहलने नहीं जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पहले वाले वाक्य में इट का प्रयोग दिखाई दे रहा है
और दूसरे वाले वाक्य में बी का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अगर इसको बनाने जाएंगे तो हम लोग जानते हैं जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो हम बड़े आसानी से उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना लेते हैं। तो हो जाएगा इट बीइंग ए वेरी बैड वेदर, इट बीइंग ए वेरी बैड वेदर कामा वी डू नॉट गो फॉर ए वॉक, वी डू नॉट गो फॉर ए वॉक। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं, सब लोग करते रहे और उसके बाद अगर आप लोगों को तुरंत अगर आ जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत उसका आंसर लिख सकते हैं और अपने कॉपी अपने नोट्स पे सब लोग अच्छे से लिखते रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे हम लोग कितना बना पा रहे हैं और हमसे अभी कितना ऐसे सेंटेंसेज है जो हमसे नहीं बन पा रहे हैं। अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, अगला बहुत आसान सेंटेंस हम तुम लोग ले रहे हैं, आप लोग करके इसको दिखाएं। सेंटेंस है यू फेल्ट टायर्ड, यू फेल्ट टायर्ड, यू फेल्ट टायर्ड, यू। दूसरा सेंटेंस पहला यू फेल्ट टायर्ड, दूसरा यू लेड योर वर्क, यू लेड योर वर्क असाइड, यू लेड योर वर्क असाइड। कह रहा है कि आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कह रहा है आप लोग को अपना जो काम है वह कुछ समय के लिए एक तरफ रख देना चाहिए। तो जैसे ही आप किसी को देखे होंगे थकान आपको समझ में आई होगी तो आप तुरंत उसको यह कहे होंगे, तो हो जाएगा फीलिंग टायर्ड, फीलिंग टायर्ड कॉमा यू लेड योर वर्क, यू लेड योर वर्क असाइड, यू लेड योर वर्क असाइड। तो उम्मीद करते हैं थके होने के कारण कह रहा है कि आप अपने काम को एक तरफ रख सकते हैं, इसको भी आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम लोग अब देखते जा रहे हैं कि जैसे सेंटेंसेज हमारे सामने आते जा रहे हैं हम लोग आसानी से उसको डील कर पा रहे हैं कि किसमें क्या लगेगा। अगला सेंटेंस है द सन रोज, द सन रोज, और अगला है द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड। तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग दोनों का अर्थ निकाल लेते हैं। पहले द सन रोज मतलब सूर्य उदित हुआ, द फॉग डिसअपीयर्ड कर रहा है जो कोहरा था कर रहा अदृश्य हो गया अर्थात गायब हो गया। तो दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं अलग अलग हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है अलग अलग हैं और दोनों की वर्ब भी अलग अलग है, दोनों में कारण परिणाम का संबंध भी है, जो हम लोग कैजुअल रीजन रिजल्ट पढ़े थे उसका संबंध भी है। तो हम लोग इसको आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना लेंगे। तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजन कामा द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड। तो इस प्रकार हम लोग इस वाक्य का भी सिंथेसिस कर लिया आसानी से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। और अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, अगला सेंटेंस है यू वर्क वेरी हार्ड, यू वर्क वेरी हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है यू वर्क वेरी हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है यू वांट टू टॉप इन द एग्जामिनेशन, टॉप इन द एग्जामिनेशन। तो इसको हम लोग बड़े आसानी से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वांट शब्द दिखाई दे रहा है, हम लोग पढ़े थे जहाँ वांट आएगा वो अपने आप में इन्फिनेटिव से बन जाएगा। तो हो जाएगा यू वर्क वेरी हार्ड टू टॉप इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो हम लोग इस सेंटेंस को भी बना लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी सेंटेंसेज को आसानी से बना ले रहे होंगे। अगर आप लोग और कहेंगे तो हम कभी प्रैक्टिस सेशन इसके लिए लेके चले आएंगे, लेकिन जैसे जैसे टॉपिकें हो रही हैं अब ये उसकी बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी क्या करिए केवल सिर्फ बातों को रिवाइज करते रहिए, हम ज़रूरत के समय इसको हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस इसके ऊपर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। एक प्रैक्टिस के लिए होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग इसको भी अपने कॉपी करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। सेंटेंस है द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, दूसरा द मॉब डिसअपीयर्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड, द मॉब डिसअपीयर्ड। सब लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे
और अगर कोई रिलेटेड टॉपिक का भी कोई भी सेंटेंस आप लोगों को ना आ रहा हो तो आप लोग वो हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। जहाँ पे आपको ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेजेंगे ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, आपको तुरंत कांस्टेंट उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस उम्मीद करते हैं आज आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंथेसिस की जो अगली टॉपिक है सिंपल सेंटेंस बनाने की, हम लोग उस पर पहुँचेंगे। और यहाँ तक की सारी बातें सिंथेसिस की, चाहे वो पार्टिसिपल के ऊपर हो, चाहे वो इन्फिनिटिव के ऊपर हो, चाहे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के ऊपर हो, चाहे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हो, आप सारी बातें समझ गए होंगे। हम लोग फिर से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तक के मिक्स क्वेश्चन भी कुछ कर लिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला सेशन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जहाँ भी संभव होगा आप लोग उसको भेजते रहेंगे। इस वीडियोज़ को पूरे जो सीरीज चल रही है सभी प्लेलिस्ट भी आप भेज सकते हैं, तो आप भेज देंगे, सबको बता देंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।